नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं इटावा की निचली गंग नहर पर। जी हाँ, आपको बता दें कि इस समय जो निचली गंग नहर है वो बिल्कुल टूटी है, यानी इसमें अभी पानी बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर पानी जो बचा हुआ है वही है। तो मैं आज आपको यहाँ के बारे में, इस नहर के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। तो आप ये जगह देख रहे हैं, ये लोकासही से थोड़ा सा आगे चल के जब आप सैफई वाली रोड की तरफ जाते हैं तो उसी के बीच में ये रास्ता है। और यहाँ पर ये एक पुल टाइप का बना हुआ है। और नहर के लिए आपको बता दें कि आपको नहर के दोनों तरफ ये खांचे जैसे दिख रहे होंगे, ईंटों के बने हुए। तो इसके नीचे से अक्सर हम बता दें क्या है, ये जो नहर है इसके नीचे से पानी निकालने के लिए एक छोटी सी सैफल बनाई गई, जैसे सैफल बोलते हैं। अभी तो ये बिल्कुल खाली दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये पूरा खाली है और इसी के नीचे से जैसे इधर का पानी उधर से, या फिर जब पानी उधर का इधर से होता है तो पानी के नियंत्रण के लिए ये जगह छोड़ी गई है। और ये बकायदा एक पुल है। इस नहर के बीच में आपको ये जो जगह दिख रही है, ये एक पुल है जिसके नीचे से ये जगह निकाली गई है। तो आपको इस नहर के इतिहास के बारे में भी थोड़ा बता दें कि ये नहर कब बनी और कैसे बनी और कैसे इसका निर्माण हुआ। तो ये जो जगह है, आप अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इसे सैफल बोलते हैं। ये भी 1879 यानी 1879 में बनी थी। और आपको बता दें कि ये लोअर गंगा कैनाल में आती है। और आप ये पोस्टर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। लोअर गंगा कैनाल, लोकासही सैफन, और अनो डोमिनी का नाम लिखा हुआ, और 1879, और उर्दू में नीचे कुछ लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे से एक छोटा सा नाला टाइप का, कह लीजिए नदी टाइप की, ये यहाँ से निकली है। तो इस समय आप इटावा के खेत देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल फसल कटी है, गेहूं कटे हैं, घुइयाँ वगैरह जो भी अभी फसल थी, कहीं तरबूज वगैरह थे, वो सारे अभी हाल फिलहाल में गेहूं खेत खाली हुए हैं। तो आप देखिए कि ये जो है पूरा नहर के नीचे से ये पुल आया हुआ है, और ये नहर है, इसी के नीचे से ये पुल है। तो आपको बता दें कि इस नहर के बनने की शुरुआत कैसे हुई थी और क्यों हुई थी। तो इसका इतिहास थोड़ा सा ये है कि जब अंग्रेजों का यहाँ पर राज था, और उस समय जब अंग्रेज थे यहाँ पर, तो 1837 और 1838 में अपने भारत में एक अकाल आया, बहुत बड़ा अकाल आया। जिसके बाद अंग्रेजों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको ये लगा कि उसका जो नुकसान था उस दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए का उसे राजस्व में घाटा हुआ। क्योंकि उस दौरान ना सिंचाई सही से हो पाई थी और ना ही खेती सही से हो पाई थी, जिसकी वजह से उसे लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिर क्या किया गया कि उन्होंने एक प्लान बनाने का योजना बनाई। एक योजना ऐसी बनाई जिससे जो भारत में सिंचाई को आसान किया जा सके। तो फिर गंगा नदी से सिंचाई की व्यवस्था बनाने के लिए एक प्लान तैयार किया जाने लगा, और उन्होंने एक 500 किलोमीटर की एक योजना बनाई। और इसमें एक अंग्रेज कर्नल थे, प्रोवी कोटली ने सरकार के सामने एक योजना रखी पूरी नहर बनाने की, कि किस तरीके से ये नहर बनाई जाएगी और किस तरीके से जगह जगह से सिंचाई की जा सकती है। तो फिर प्रोवी कोटली ने एक प्लान तैयार किया, कई सर्वेक्षण किए। आपको बता दें कि जो नहर है ये 2 हिस्सों में है, एक ऊपरी गंगा नहर और एक है निचली गंगा नहर। तो जो ऊपरी गंगा नहर है वो हरिद्वार से शुरू होती है और बुलंदशहर तक आती है, बुलंदशहर के आसपास तक आती है। और जो निचली गंगा नहर है वो नरौरा नामक एक जगह है, वहां से शुरू होती है। तो और जो निचली गंगा नहर है वो ऊपरी गंगा नहर में से ही आती है। तो हम इस समय भी चल रहे हैं वही सैफन जिसे बोलते हैं, सैफन छोटा सा नाला टाइप का होता है, उसे दिखाने के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से ये जो सैफन है
तो ये सैफन बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पार है। अभी हम आपको जो सीन दिखा रहे थे वो ऊपर से था। जी हाँ, हम यहाँ पर ऊपर खड़े हुए थे और ये इसके ऊपर नहर है। इस पूरी जो है ये पुल दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर से ये नहर बहती है। और सोचिए ये जो बनाया गया है ये 1879 में बनाया गया हुआ है और अभी भी बिल्कुल इसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी नज़र नहीं आती है और उतना ही मजबूती से दिखता है। और देखिए ये कुछ निशान हैं पानी के, मतलब ये फुट कितने फुट पानी है इसका निशान भी इसमें लगाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि अब तो ये थोड़ा सा जर्जर टाइप का हो गया है, घास फास इसका उस तरीके से ख्याल नहीं रखा गया, इस वजह से ये ऐसा हो चुका है। लेकिन फिर भी इसकी मजबूती आप देख ही सकते हैं। आसपास के ये खेत हैं ही जिनमें लोग खेती वगैरह करते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था स्टोरी कि जब अकाल पड़ा तब योजना बनाई गई। प्रोवी कोटली जो एक अंग्रेज अफसर थे उन्होंने जब अंग्रेजों के सामने ये मांग रखी तो उनका प्लान मान लिया गया और फिर इसकी खुदाई 1842 से शुरू हुई। ऊपरी गंगा नहर की ऊपरी गंगा नहर से खुदाई शुरू होती है। फिर बाद में जाके लगभग 1870 के आसपास निचली गंगा नहर की खुदाई शुरू होती है। उसी दौरान ये 1879 में ये पुल वगैरह बनाए गए। लोकासई का पुल, दतावली का पुल और जो सैफई वाली रोड है आगे जाके वहाँ भी जो पुल मिलता है वो भी इसी दौरान बनाया गया। और जो पुल बनाने का निर्माण है इसमें जो नाम लिखा हुआ है वो अनो डोमिनी ANNODOMINI और लोकासई सैफन और एक नंबर लिखा हुआ है VI, ये आप देख सकते हैं। तो उस दौरान ये पूरा निर्माण किया गया। और फिर जब नहर ये 1880 में जब चालू हुई तो इसके बाद एक हरित क्रांति सी आ गई मान लीजिए, क्योंकि नहर के आसपास के किनारे खेती काफ़ी अच्छी हो गई। नहर की वजह से आप देखेंगे कि आसपास जो है खेती काफ़ी अभी भी अच्छी होती है। तो ये पूरा एक तरीका था इस नहर को बनाने का। इससे जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि जब नहर का निर्माण किया जा रहा था तो अंग्रेजी अफसरों को, जो अंग्रेज अफसर थे, उन्हें इस बात का भी सामना करना पड़ा। जो हरिद्वार के जो पुजारी वगैरह थे वो ये कह रहे थे कि जो गंगा का पानी है उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे आज़ाद रहेगा और उसे कंट्रोल वे में नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद उनके साथ भी कई मतभेद चले और उन्हें समझाया गया कि इससे सिंचाई होगी और इससे लोगों का फ़ायदा होगा और ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। और उन्होंने हरिद्वार में भी कई जगहों पर घाट बनवाए। तो जिसकी बाद फिर पुजारियों से उनके मतभेद खत्म हुए और आखिरकार इस नहर का निर्माण हो पाया। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो नहर है ये नहर की भोगनीपुर शाखा कही जाती है, जो मैनपुरी के एक गांव से होकर कानपुर तक जाती है। इसकी जो लंबाई है लगभग 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो आपको बता दें कि उस दौरान जब नहर का निर्माण किया जा रहा, तो आप ये देखिए कि इसमें जो ईंटें लगी हुई हैं इसके बनाने में आपको जो ईंटें दिखाई दे रही होंगी, तो इसके लिए भी उस दौरान नहर के किनारे कई जगहों पर भट्टों का निर्माण किया गया था। इसके लिए ईंटें बनाने का वो भी अंग्रेजों के द्वारा ही करवाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि उस दौरान इटावा में और इटावा के आसपास से अंग्रेजों ने भी एक सिंचाई के लिए व्यवस्था शुरू की थी, जिसके बाद आज इटावा में सिंचाई के लिए एक नहर एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम है। आपको बता दें कि गंगा नदी का पानी यहाँ आता है और इसी से ही पूरी सिंचाई की जाती है। दोस्तों तो मैं अभी इस नहर के किनारे मौजूद हूँ और मैंने भी कई सारी जानकारियाँ इसके बारे में जुटाई हैं कि ये नहर कैसे बनी और किसने इसका प्लान बनाया था। तो इस वीडियो से पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस नहर को लेके कि इसमें क्या क्या होता है, नहर से कैसे कैसे सिंचाई होती है और क्या क्या यूजेस हैं और इन पुलों पर इस समय मतलब क्या समस्या आती है। जो पुल हैं 1879 के बने हुए हैं, तो इन पर भी कई बार क्या होता है कि अब जाम लग जाता है। 150 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इन पुलों को। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से
इसकी एक पूरी जानकारी मैं पहले वीडियो में भी बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देखिए और आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है, जब पानी होता है तो यहाँ पर काफ़ी ठंडक रहती है। लेकिन अभी क्या है, इस समय कोरोना का माहौल चल रहा है तो लोग भी घर से कम निकल रहे हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। फिर भी ऐसा नहीं कि जब से लॉकडाउन खुला है तब से लोग निकल ही रहे हैं थोड़ी बहुत। और ये नहर है और नहर के किनारे किनारे भी एक रोड है। आपको बता दें कि इस जो नहर के किनारे एक रोड जो देख रहे हैं आप, इस पर भी एक ऐसा प्लान आया था कि इसके किनारे भी एक हाईवे बनाया जाए, जो कि एक एक्सप्रेस वे बनाया जाए और जो कानपुर से सीधा हरिद्वार तक जाए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इसके किनारे आप देखेंगे कि इतने सारे पेड़ हैं। ये सारे पेड़ पूरी नहर के किनारे हैं, केवल इटावा में नहीं, हर जगह पर ये इस तरीके की जो पेड़ हैं हर जगह मौजूद हैं। तो उसके बाद ये प्लान बार बार कैंसिल हो गया, क्योंकि इससे वनस्पति को जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे बहुत नुकसान पहुंचेगा इसके किनारे हाईवे को बनाने से। तो इसलिए फिर हाईवे के प्लान को बार बार कैंसिल किया जाता रहा है। और अभी आप देखेंगे कि इसमें जो नदी है, इसमें नहर है, इसमें भी अभी बिल्कुल खाली है। तो कई बार बच्चे इसमें क्रिकेट खेलते हैं, कई बार मस्ती वस्ती करते हैं। तो दोस्तों आगे हम और जानकारी लाएंगे इसके बारे में और इटावा की अन्य जानकारियों के साथ आपके साथ फिर मौजूद रहेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई नई जानकारी जैसे कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा अगर मुझसे कोई जानकारी छूट जाती है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को इटावा के सभी लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इटावा के इतिहास को जान सकें और ये जान सकें कि हमारे इटावा की भी एक काफ़ी अच्छा जो है हिस्ट्री रही है और उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। धन्यवाद।